तो फिर आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक जैसे कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो टॉपिक है हमारा एचसीएफ और एलसीएम का है, या फिर एलसीएम एंड एचसीएफ। स्टार्टिंग से ही हम लोग करते आते हैं, 6 क्लास से लगभग ये हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है। और बेसिक कंसेप्ट की चीजें ही जो आपका यूपीएससी पूछता है वो बेसिक कंसेप्ट की ही चीजें पूछता है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें वो नहीं पूछता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मैं आपको लगभग एक क्वेश्चन पिछली बार करवा चुका था, लेकिन उस क्वेश्चन को मैं रिपीट कर रहा हूँ और अब आप सबके सामने मैं स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ। जस्ट मिनट गाइस, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ। स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी आप लोगों को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एचसीएफ और एलसीएम का, ये मैं करवा चुका हूँ। कुछ कैंडिडेट न्यू है तो आप लोग एक बार इसे देखिए, ट्राई कीजिए कि क्या क्वेश्चन कहता है और मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए लिखा क्या है, एक घंटी है, ठीक है। ए बेल रिंग्स एवरी 18 मिनट, हर 18 मिनट में मतलब वो घंटी बजती है। दूसरी बैल जो है वो हर 24 मिनट में बजती है, 24 मिनट। जो तीसरी बैल है वो हर 32 मिनट्स में बजती है। तो अगर ये तीनों बैल मान लीजिए सुबह हम 8 बजे एक साथ पहली बार बजा देते हैं, तो दोबारा एक साथ कब बजेगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो एक तो ट्राई कीजिए आप सभी, फिर मैं उसके बाद आपको सॉल्यूशन इसका बताता हूँ क्या आंसर आएगा, कि वे क्या होगा इसको करने का। गुड इवनिंग सरपंच गुड जी। इवनिंग। स्टार्ट कर चुके हैं क्या अभी आप? जी जी हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे शेयर किया है, इसे ट्राई कीजिए एक बार। ओके ओके। बस इतनी चीजें ध्यान रखिए कि मैंने जब आप लोगों को बताया था, समझाया था, ये कहा था कि एलसीएम और जो एचसीएफ होता है, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ होता है, उसे करते समय बस हमें थोड़ी सी चीजें को केयर करनी पड़ती है। वो क्या है कि एलसीएम जो पूछा जाता है आपका, वो किसी इंसिडेंस, किसी घटना के लिए पूछा जाता है कि कोई चीज एक साथ कब घटी। और जो आपका बाकी है एचसीएफ, एक तरह से मेजरमेंट के लिए पूछा जाता है। आप लोग गाइस टाइम दे रहा हूं ताकि आप लोग एक बार इसे करके देख लें। देखिए आंसर, हमें क्या करना है इसमें, एलसीएम करना है। क्यों? बिकॉज इसमें आपको इंसिडेंस का पता लगाना है, घटना का पता लगाना है कि कोई चीज एक बार में कैसे हुई। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको कुछ तरीका तो पता ही है, ठीक है। इंडिविजुअली भी कर सकते हैं या फिर तीनों को हम एक साथ करके कर सकते हैं। जैसे कि 18, 24 एंड 32। जब हम इसका एलसीएम करते हैं तो एलसीएम करने का वे हमारा क्या है, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे 2 से, 2 9 से 18, 2 1 से 2, 2 2 से 4, 2 1 से 2, 2 6 से 12। After that, 2 6 से 12, 2 8 से 16, again 2 3 से 6 and 2 4 से 8। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। अब 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड करेंगे।
एक बार 2 से और डिवाइड होगा गाइस, आफ्टर दैट अब 3 से। ठीक है, तो हमारा जो एलसीएम आया वो क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने पर है, 1 2 3 4 5, 5 टाइम 1 2 3 4 5 लिख लिया। आफ्टर दैट 2 टाइम 3 है। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई की 124। 124, ओके। जब इसकी मल्टीप्लाई की हमने कंप्लीटली, तो 2 2 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 × 96, और 96 आपका कितना आ गया, 228। 288। 124 कैसे निकाल दिया अभिषेक जी आपने, कहीं मिस्टेक कर दी है। देखिए ये अब चेक जो करते आया हैं। है आपका 288 मिनट्स के अंदर आया है। मिनट्स में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर ये सारे जो कंपैरिजन जो वैल्यू गिवन है ये हमारी मिनट्स में गिवन है, इसलिए ये भी जो आया ये आपके मिनट्स में आया। लेकिन क्वेश्चन में इसने पूछा है कि तीनों घंटी दोबारा कब बजेगी, 8 बजे सुबह बजाई है। अब हमें इतना तो पता लग गया कि 288 मिनट बाद बजेगी। तो आपको पता है 1 घंटे में भाई 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। 12:48 तो सर। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या फिर एक चीज और है, हमें पता है 64 जा 240 होता है, तो 240 मिनट में मतलब 4 आवर हो गए। ठीक है, तो 4 घंटे तो ये हो गए आपके। तो 288 में से 288 में से अगर 240 में घटा लेता हूं तो 48 ही मिनट तो बचा अब। तो 4 घंटे 48 मिनट, तो हमारा आंसर 4 घंटे 48 मिनट बाद। तो 8 बज रहे हैं, तो 4 घंटे 48 मिनट बाद का मतलब 12 बज के 48 मिनट पर। सो द आंसर विल बी 12:48। ठीक है, क्या क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? क्लियर है। ठीक है, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, स्क्रीन नहीं दिख रहा। जस्ट जस्ट। हाँ, अब स्क्रीन आपको शेयर कर दी वापस मैंने। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि आपको साइड निकालना है, फाइंड द साइड ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्लैब। क्वेश्चन को पहले हम समझ लेते हैं, क्या कह रहा है कि एक आपके पास लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर स्क्वायर स्लैब निकालना है, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे कि एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रूम है जिसकी लंबाई और चौड़ाई दी हुई है। ठीक है, लंबाई तो है 2 मीटर आपके 50 सेंटीमीटर एक तरह से, और यहां पर चौड़ाई है 1 मीटर आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको टाइल लगाना है, और जो टाइल लगाना है ना वो स्क्वायर साइज के मतलब वर्गाकार होना चाहिए उस। ठीक है, तो ऐसी टाइल किस माप की लगेगी, उसकी साइड कितनी होनी चाहिए, और टोटल टाइल कितनी लगेगी, ये आपको बताना है। एक तो देखो क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई, एक तो टोटल कितनी टाइलें लगेगी, और प्लस ये जो टाइल लग रही है, जो ये स्क्वायर फिट हो रहा है, इसका साइड कितना होगा। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन में ये फाइंड आउट करना है। तो ट्राई कीजिए, आपके पास लेंथ है, ब्रेड्थ है, ठीक है, और आपको निकालनी है टोटल सच स्लैब। स्क्वायर साइज की जो स्लैब होगी, वर्गाकार के साइज की जो आपकी स्लैब होगी, उसका टोटल साइज क्या होगा, लेंथ क्या होगी उसके साइड की। ट्राई कीजिए आप लोग। जो स्क्वायर स्लैब का साइज होगा वो 3.75 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, एरिया। रॉन्ग आंसर आ रहा है अभिषेक जी, दोबारा ट्राई कीजिए, आपने कहीं पे गलती की है।
क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर के फॉर्म में आपका एक कमरा दिया हुआ है जिसकी लंबाई जो है आपका गिवन है उसमें कि 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको इस कमरे के अंदर टाइल लगानी है, इस कमरे में टाइल लगानी है, लेकिन वो जो टाइल होनी चाहिए वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, स्क्वायर के शेप में, मतलब वर्गाकार, ठीक है। तो ऐसे वर्गाकार कितनी टाइल लगेगी और जो वर्गाकार टाइल लगेगी उसका साइज क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहा गया है। 1.66 आएगा 6। नहीं, अभी भी आप लोगों का आंसर जो आ रहा है गलत आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि हमें टाइल लगानी है, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर मेजरमेंट है, और मेजरमेंट में मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अगर आप लोगों को ध्यान हो, लेक्चर देखा हो, अगर उस दिन की क्लास अटेंड की हो, तो उसमें मैंने बताया था कि जब भी मेजरमेंट निकालना हो, मापतोल की बात हो, तो वहां पर हम एचसीएफ का यूज करते हैं। और एचसीएफ निकालने के लिए हमने क्या किया, जैसे एक 2.50 था और एक 1.50, तो इसमें से हम पॉइंट को हटा दे, कोई इशू तो नहीं है, दोनों में पॉइंट है तो पॉइंट को हमने बाहर कर दिया। 250 और 150 का हमने ले लिया एलसीएम। जब हमने इसका सॉरी एचसीएफ लिया, तो इसका एचसीएफ जो आएगा वो 50 आएगा। क्या आप लोग का एचसीएफ 50 आया? बिल्कुल। आया था, ठीक है। तो एचसीएफ 50 आएगा, तो इसका एचसीएफ 50 आ गया, तो उसके बाद सिंपल सी बात है, स्क्वायर का साइड जो हो गया हमारा 50 हो गया, ठीक है। और अब देखिए इसने नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा है, नंबर ऑफ स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ टाइल्स पूछे, टाइलों की संख्या पूछी। तो देखो हमें इतना पता है भाई, ये आयताकार आपका कमरा है, रेक्टेंगल के फॉर्म में ये रूम है, तो इसका जितना एरिया होगा वो स्क्वायर वाले का भी तो एरिया बराबर ही होगा, तो उतने ही एरिया में वो टाइल लगेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 250 इंटू में 150, ठीक है, इसका एरिया प्लस 50 इंटू में 50, ये जितने में लगेगा वो रेक्टेंगुलर वाला ही तो एरिया होगा। तो हमने क्या किया, 250 इंटू में 150 अपोन में 50 इंटू में 50, स्क्वायर का एरिया वाला, ठीक है। ये कट किया, 10 1 एक मिनट, 50 पंचे 250 और 5 10 50, 15 आ जाएगा। 10 1 10 और 10 5 50, तो 15 टाइल हो गई आपकी। तो कमरा बहुत छोटा है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर क्या कमरा होता है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो 15 टाइलों में वो कमरा जो है पूरा कवर हो जाएगा। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। सर एक बार और बता देंगे क्या प्लीज, कि आपने कैसे कैसे किया? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बता, जस्ट अच्छा राहुल जी, आपका 30 टाइल्स कहाँ से आया? और वो पहले वो लार्जेस्ट नंबर का ध्यान नहीं दिया तो 60 टाइल लगा दिया 25-25 वाला। अच्छा उसके बाद उसका आधा ही कर दिया, कुछ देखा ही नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, अब तो क्लियर हो गया ना वैसे। ठीक है सर, अब देखिए मैं इसे वापस रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कौन सा था, सेकंड था ना अभी? हाँ जी, देखिए इसमें ये बताया गया था आपको, ध्यान दीजिए, टाइल क्या पूछा गया था, एक कमरा बताया गया। सगुप्ता जी आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर। एक कमरा है आपके पास। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैंने जैसे कहीं कहीं से पुट कर रखे हैं, कहीं कोई यूट्यूब से आपको मिलेगा, कोई गूगल से मिलेगा। ये वो सारे क्वेश्चन है जो आपको बताए गए हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको ही मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, जो हमारा कहा गया इस क्वेश्चन में कि उस कमरे की जो लंबाई है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर,
और जो चौड़ाई है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इस कमरे में आपको टाइल लगाना है और टाइल जो होना चाहिए स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। टाइल किस फॉर्म में होना चाहिए? स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब टाइल स्क्वायर के फॉर्म में होगा तो जो साइड होगी उसकी इक्वल होगी, चाहे वो लेंथ हो या फिर ब्रेड्थ हो, दोनों इक्वल होगी। तो Yes, sir. इतना हमें पता लग गया, मेजरमेंट करना है। इसने पूछा है ना फाइंड द नंबर ऑफ सच स्लैब, एक तरह से मेजरमेंट है। और मेजरमेंट में मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि एलसीएम जो होता है वो इंसिडेंस, कोई घटना होती है उसको निकालने के लिए, कोई चीज एक साथ कब घटेगी दोबारा। ठीक है, और एचसीएफ हम वहां यूज करते हैं कोई पूछे मेजरमेंट कि एक टंकी में कितनी छोटी छोटी बोतल फिट हो जाएगी। ठीक है, एक बड़े कमरे में कितने इस टाइप के या इस साइज के ईंट लग जाएंगे, वो मेजरमेंट है। तो मेजरमेंट पे हम लोग एचसीएफ निकालते हैं। तो यहां भी मैंने क्या किया, इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ निकाल लिया। आप चाहे 2.50 कर लो या फिर 1.50 HCF आ गया था 50. आ गया। अब एचसीएफ जब आपका 50 आ गया तो इसने पूछा है नंबर ऑफ टाइल्स, टोटल टाइलों की संख्या ज्ञात कीजिए। तब एक बात बताइए, नंबर ऑफ टाइल्स निकालेंगे, एक कमरे में जो टाइल्स लगेगी, सीधी सी बात है, जैसे ये हमारा कमरा है, ये स्क्वायर साइज, ये रेक्टेंगल फॉर्म में है और ये स्क्वायर फॉर्म में है। तो जो स्क्वायर फॉर्म में जो आपके टाइल है, ये जो टाइल लगाओगे, ये वो सारी टाइल इसमें फिट होगी या नहीं होगी? जी सर. होगी ना। तो अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल दूं, अगर मैं इस पूरे का एरिया निकाल दूं, ठीक है, तो हमारा टोटल एरिया आ जाएगा कि कितने एरिया में हमें टाइल लगाना है। तो मैंने एरिया निकाल दिया 2.50 इंटू में 1.50, क्योंकि क्षेत्रफल का यही फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। Yes, sir. ठीक है, तो हमने जैसे ही ये फॉर्मूला ये हमने निकाला, तो इसका आंसर क्या आ गया यहाँ पर हमारा, मल्टीप्लाई कितना हो गया भाई, 00 डबल, ठीक है, 15 पा 75 और 30 और 7 37। 375। ठीक है, 375। और उसके बाद पॉइंट कहां पे लगाना है? 2 0 के बाद. 20 के बाद। चाहो तो यहीं पे मल्टीप्लाई कर लो, या आप एरिया को ऐसे ही रख लो ना, क्यों आप यहाँ पे काट रहे हो? 2.50 या फिर पॉइंट हटा ही दो। देखो चीजें आपकी सारी वो ही हो जाती है, अगर मैं पॉइंट रखता हूँ ना पॉइंट हटा भी देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है. तो जी. भी, हाँ बिल्कुल। ठीक है, अब इसके नीचे ये तो हो गया हमारा एरिया, ये एरिया है ना गाइस। जी. ठीक है, ये उस कमरे का एरिया है, उस कमरे का क्षेत्रफल है। लेकिन हमारे एक टाइल का क्षेत्रफल तो निकालो कि एक टाइल इतनी दूर में लगेगी तो टोटल टाइल कितनी चाहिए। भाई ये वाला आप लोग तो बचपन से पढ़ते आए हो, हमें पता है कि भाई, एक मिनट गाइज, हमें ये पता है कि हमारी एक टाइल जो लग रही है, टाइल का एरिया कितना है, 50 इंटू 50। 50 into 50. तो 50 इंटू 50 टाइल लग रही है एक में, एक टाइल लगेगी 1/50 इंटू 50। और इतने एरिया में मतलब यानी कि 2.50 इंटू में 1.50 में कितनी लगेगी? समझ गए मेरी बात? अब हाँ. यस सर. इसी को मैंने सोल्व किया था वहां पर। हाँ, यही बस मैं सोच रही थी कि इसके नीचे. ठीक है सर. ओके. अब क्लियर है? यस सर. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ मैं इसमें आप लोगों को। एक सेकंड इसमें जी। लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर वाला स्लैब कितना आया था, तो कैसे निकलेगा? जो पहले लाइन में पूछा गया है, जो उसका एचसीएफ आ रहा वही हो जाएगा ना? हाँ, जो एचसीएफ आ रहा है 50 का वही होगा ना लार्जेस्ट। ठीक. ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका, एक मिनट ओपन कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 5 हॉबी क्लब। 5 क्लब दिए हुए हैं कॉलेज में, एक फोटोग्राफी का क्लब है, एक एचिंग का है, एक चेस का है, एक इलेक्ट्रॉनिक का है, एक गार्डनिंग का है। कह रहे हैं कि मीटिंग करते हैं, मतलब 5 क्लब है, ये मीटिंग करते हैं कॉलेज में। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन शो नहीं हो रहा सर. स्क्रीन शो नहीं हो रही है, एक मिनट, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। नहीं मतलब स्क्रीन हो रही थी, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं आ रहा था। अब आ गया? जी भी आएगा. ठीक है, तो 5 क्लब है उसमें। ये क्लब के नेम दिए हुए हैं कि जैसे फोटोग्राफी के हैं, याचिंग के हैं, चेस के, इलेक्ट्रॉनिक के, गार्डनिंग के। तो अब ये जो क्लब की मीटिंग हो रही है ना गाइज, वो बता रहा है कि यहाँ पर क्लब की जो गार्डनिंग ग्रुप मीटिंग एवरी सेकंड डे, मतलब जो गार्डनिंग वाला ग्रुप है हर दूसरे दिन मीटिंग कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाला ग्रुप है वो हर तीसरे दिन कर रहा है, और चेस वाला जो ग्रुप है वो चौथे दिन, याचिंग वाला जो ग्रुप है
वो हर 5वें दिन कर रहा है, और जो फोटोग्राफी का ग्रुप है वो हर 6ठे दिन मीटिंग कर रहा है। तो कह रहा है कि उनकी एक ही दिन मीटिंग कब होगी, 180 दिनों में कितनी बार मीटिंग होगी एक ही दिन, मतलब कितनी बार, जैसे मान लीजिए आज उनकी एक साथ मीटिंग हुई है तो उसके बाद फिर एक साथ कब होगी, तो टोटल ऐसे 180 दिनों में टोटल उनकी मीटिंग कितनी बार एक साथ होगी, ये आपको निकालना है। ट्राई कीजिए आप लोग इसे। वेरी गुड, आंसर आ चुका है। अभी बता देता हूँ आप लोगों को सही है गलत है। थ्री है टाइम नहीं सर, आ रहा ये है। पहले भी कराए हैं। हाँ, ये मैंने उस दिन वैसे करवा दिया था आपको, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। ये उस दिन मैंने क्वेश्चन आप लोगों को रिपीट करवाया था। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें, एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे भाई, अभी एक तरह से घटना वाली बात आ गई ना, एक साथ ये चीज कितनी बार होगी, यही तो इसमें पूछा गया है। तो ये घटना हो गई, इंसिडेंस हो गया। तो इंसिडेंस में हम लोग क्या करेंगे, बताइए क्या करेंगे इंसिडेंस में, एलसीएम। एलसीएम। एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब एलसीएम हम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम एक का, एक से कोई मतलब नहीं, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन और 6ठे दिन, यही हो रहा है। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया हमारा, 60। एलसीएम हमारा आ गया 60, राइट। ठीक है, तो ये 60 दिन, मतलब सॉरी एलसीएम 60 आया। अब इसने पूछा है कि ये जो टाइम है, मतलब यानी हर 60 दिन में गाइस उसकी जो मीटिंग होगी वो मतलब कितनी बार एक साथ होगी या अलग अलग होगी, हर 60 दिन में वाला सभी ग्रुप मीटिंग करेंगे, उसी दिन सब करेंगे। उसी हर दिन 60वें करेंगे। दिन। मतलब हर 60वें दिन वो मीटिंग एक ही, मतलब यानी कि एक ही टाइम पे 60वें दिन वो सारे एक साथ मिलके मीटिंग करेंगे, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो टोटल 180 दिन है। ठीक है, तो 180 दिन में वो कितनी बार मीटिंग करेंगे, टोटल 3 बार ही करेंगे, 3 बार ही एक साथ बैठ पाएंगे। तो आंसर इसका डी है, आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, वेरी गुड। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें क्या कहा गया है कि सीता और गीता तैरने के लिए जा रहे हैं, और वो गैप के साथ तैर रहे हैं, मतलब सीता जो तैरती है वो हर 2 दिन के बाद, और गीता तैरती है हर तीसरे दिन। ठीक है, प्रत्येक तीसरे दिन, मतलब गैप 2 दिन के गैप, और ये 3 दिन के गैप पे। तो अगर मान लिए 1 जनवरी को दोनों एक साथ तैरते हैं, तो फिर अगली बार वो एक साथ कब तैरेंगे, 1 जनवरी को अगर वो एक साथ तैरे हैं तो अगली बार वो कब तैरेंगे। 7 जनवरी को। ओके, 7 जनवरी। 7, सबके आंसर 7 आ रहे हैं, वेरी गुड। 7 जनवरी जो है वो करेक्ट होगा। इसमें हम एलसीएम बताइए किस किस का लेंगे, 2 3। 2 और 3 का। ठीक है, और 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा हमारा, 6। 6 आएगा। ठीक है, तो उसमें 1 जनवरी को जब हुआ 1 प्लस में 6 कर देंगे तो कितना हुआ, 7। 7। ठीक है, सिंपल सा है ये। तो 7 जनवरी को इनकी दोबारा जो एक साथ तैरेंगे वो दोबारा 7 जनवरी को तैरेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक मिनट गाइस। अगला क्वेश्चन आपका 5th है। स्क्रीन में पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है, बार बार आप लोगों को शेयर करना है। इससे अच्छा तो इसे कर लेता हूँ। अब दिख रहा है आप लोग, स्क्रीन शेयर हो रहा है, हम्म। क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ।
क्वेश्चन नंबर 5 है, एक स्कूल के अंदर एक आइडेंटिफिकेशन, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो है बच्चों को असाइन किया जा रहा है, मतलब उन्हें दिया जा रहा है। ठीक है, एक फुटबॉल प्लेयर को और एक आपकी दो टीम है, एक फुटबॉल प्लेयर की टीम है और एक क्रिकेट की टीम है। तो फुटबॉल प्लेयर को जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया जा रहा है वो तो 4 से डिवाइड हो रहा है, और जो क्रिकेट वालों के जो है वो 6 से डिवाइड हो रहा है। जो भी मतलब उन्हें नंबर मिला है वो 6 से भाग हो जा रहा है। तो ऐसे उन्हें टोटल जो नंबर मिले ना, 1 से लेके 100 तक नंबर असाइन किए गए हैं। तो वो नंबर टोटल कितने हैं, ठीक है, वो टोटल नंबर कितने हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों के लिए दिए गए। बहुत इजी है ये भी आपके। डी सर 12। 12 जी पक्का? यस सर। औरों को आंसर आने दीजिए, अभी बताते हैं आंसर सही है या गलत। 8 आंसर, 8 आंसर जो है वो करेक्ट है। कैसे है गाइस, देखो ध्यान दो। एक्चुअली इसमें क्या कहा गया है, इसमें बताया गया, इसमें क्या बताया गया है, इसमें ये बताया गया है, हाँ, कि इसमें ये कहा गया है कि जो एक तो 4 से डिवाइड हो रहा है और एक क्या है 6 से डिवाइड हो रहा है, मतलब इनसे डिवाइड हो रहा है। जो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर हम इसका क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। और एचसीएफ हमारा कितना आएगा इसका, बताइए। 12 नहीं, एलसीएम आएगा ना सॉरी, सर। एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे सर। हाँ गलती से बोल दिया, एचसीएफ नहीं एलसीएम लेंगे। और एलसीएम हमारा कितना आएगा इसमें, 12 आएगा। ठीक है, अब 12 वाली जो संख्या है 12, 24, 36, 100 तक लेना है तो 96 तक तो हुआ। तो टोटल आप काउंट कर लो, ये 8 ही तो हुए। ठीक है, तो 12 8 96, इसलिए हमारा आंसर जो होगा ये आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अगला देखते हैं। आपके पास दो स्टिक है, सीधी स्टिक है, एक की लंबाई 7.5 फीट है और दूसरे की लंबाई है 3.25 फीट है। तो मिनिमम लेंथ क्या होगी, बताइए मिनिमम लेंथ क्या होगी कि दोनों के बराबर टुकड़े किया जा सके या दोनों एक जैसा हो जाए, कोई बचे ना एक्स्ट्रा पीस। बताइए मिनिमम, वो कम से कम छोटी से छोटी लेंथ बताइए आप। डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है 0.05 फुट और 0.25 फुट, और डी भी आ रहा है यहाँ तक 3.25 फुट। अच्छा, बी आएगा, बी। अलग अलग आंसर आ रहे हैं आप सभी के, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पर आपको दो स्टिक दी हुई है, एक की आपकी लंबाई जो दे रखी है, ठीक है, वो 7.5 फीट है। और सर हाँ जी, सी आंसर आएगा इसका, सॉरी सर। अच्छा आंसर चेंज हो गया। सी जी आंसर सर, सी मतलब आंसर। आपका 1 फुट आएगा। यस सर, 1 फीट सर। ठीक है, 1 फुट आ रहा है, तो देखते हैं एक बार। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी एचसीएफ ही लेंगे, मेजरमेंट ही करना है। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब यही हुआ कि एचसीएफ लेंगे, तो ये हो गया 7.5 फीट। तो इसे आप या तो दोनों के एक जैसा कर लो। तो हमने क्या किया, एक जैसा करने के लिए एक जैसा करने के लिए हमने क्या किया, ये 750 का, इसे 750 कर लिया और इसे 325। कोई दिक्कत है इसमें, बोलिए। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। तो लेकिन अगर मान लीजिए हम पॉइंट को हटाते हैं, ठीक है, अगर बाय द वे हम पॉइंट को हटाते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पे चाहो तो इसे ये भी तो लिख सकते थे, क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर इसे 7.5 को आप ऐसे भी तो लिख सकते थे 7.5 या 750 अपॉन 100, और इधर 325 अपॉन 100, क्या लिख सकते हैं आप? जी सर लिख सकते हैं। तो हमारा यही एग्जैक्ट है, एग्जैक्ट जो फॉर्म में लिखने का वो तो यही है। ठीक है, एक्यूरेट फॉर्म की बात करो वो तो यही फॉर्म है। ठीक है,
तो मैंने क्या किया, इसे लिख लिया। अब कह रहे मिनिमम लेंथ हमें निकालनी है, तो गाइस देखो ये मेजरमेंट वाली बात आ गई, तो इसका हम करेंगे क्या बताओ, SCF HCF तो क्या आएगा इसका HCF? 25 25। 25 25 आएगा। कितना आएगा? 25। 25 तो 25 आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25/100, राइट? ये तो HCF आपने ऊपर का ही तो लिया था, अब उनमें 100 भी तो आ रहा है, बोलिए। जी हाँ जी हाँ ठीक है, तो इसका मतलब हुआ 0 पॉइंट कितना हुआ? 25। 25 0.25 25। ठीक है, सिंपल सी बात है 0.25। ये क्या है, मिनिमम लेंथ है जो हम मेजर कर रहे हैं। अब क्या ये मिनिमम लेंथ है या 1 फुट है? अब मैं आपको ये यहां पर स्टिक बना रहा हूं, ठीक है। एक स्टिक जो है आपकी 7.5 फीट है, ठीक है, और एक स्टिक जो है आपकी 3.25 फीट है। तो अब बताइए इन दोनों मेजर, मतलब इन दोनों का जो कॉमन होगा वो मिनिमम लेंथ कितना होगा? मतलब काट दोनों को हमें एक में ही एडजस्ट करना है ना भाई। ऐसे छोटे से छोटा टुकड़ा बनाए कि दोनों में से कोई सी भी चीज एक्स्ट्रा, दो छड़ी थी ना हमारे पास, एक 7.5 की थी और एक 3.25 की थी। तो ऐसे छोटे से छोटे टुकड़े बनाने हैं कि भाई इन दोनों में से एक भी हिस्सा एक्स्ट्रा ना बचे। तो वो सबसे छोटा टुकड़ा कितने का बनेगा? 0.25 का बनेगा। 25 का तो ही सो बनेगा। द करेक्ट आंसर इज 0.25 बी बी। शिवन जी गलती पता लगी कुछ आपको? ये सर पता चल गया। ठीक है, अब देखिए अगला, आपको सबसे लंबा सबसे बड़ा लेंथ निकालना है ऐसे कि जो 3 × 1/2 मीटर है और 8 × 3/4 मीटर है, ये एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, एक दूसरे का इंटीग्रल मल्टीपल हो। तो बहुत आसान है ये भी भाई। 3 × 1/2 मतलब 3 सही 1/2 मतलब 7/2, 7/2। 8 इंटू में 3/4, 32 3 35/4 मतलब 35/4। ठीक है, अब इसका आपको निकालना क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल। एक तरह से यहाँ पर मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे बताइए? HCF। निकालेंगे। ठीक है, HCF निकालेंगे तो ऊपर वाले का HCF कितना आएगा? 7 7 7। और नीचे वाले का LCM कितना आएगा? 2 4 4। 4 आएगा। ठीक है, अब इसे हम सही करेंगे, उसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो क्या आ नीचे जाएगा वाले इसे? का 4 क्यों आएगा? नीचे वाले में 2 वाले में 4 कहाँ है? अरे LCM गाइस, है। 2 और 4 का एलसीएम ही तो होता है। मान लो अगर कोई भिन्न की एलसीएम संख्या है, नहीं, एलसीएम पूछ रहे हैं कि HCF पूछ रहे हैं? आप मेरी बात LCM सुनिए। पूछा। एक्चुअली होता क्या है, जब भी कोई वैल्यू P/Q या A/B के फॉर्म में दिया हो या उसका एलसीएम या HCF निकालना हो, तो जो निकालना होता है ना उसे हम ऊपर रख देते हैं और बाकी नीचे। तो जैसे इसमें मैंने कहा ये दो वैल्यू हमारे पास है, दो वैल्यू गाइज हमारे पास है। दो वैल्यू का मतलब कौन कौन सी, एक तो 7/2 7/2 और एक 35/4 35/4। तो इसका HCF निकालना है, तो HCF निकालना है तो ऊपर वाले का तो क्या निकल जाएगा, HCF, और नीचे वाले का क्या निकल जाएगा, LCM। LCM और अगर मैं कहता कि मुझे इसमें LCM निकालना है, तो ऊपर वाले का क्या निकल जाता, LCM, और नीचे वाले का क्या निकल जाता, HCF। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना बस आप लोग। कभी भी P/Q के फॉर्म में कोई संख्या दी हुई हो या A/B के फॉर्म में कोई संख्या दी हुई हो और उसका एलसीएम HCF निकालना है, तो ये चीज अगर आपको याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, मैंने बताया जैसे इसका HCF निकालना है, तो ऊपर वाले का तो हमने HCF निकाल लिया और नीचे वाले का LCM निकाल लिया। LCM आ गया 4, और 7/4 को आप क्या लिख सकते हो, बोलिए? क्या 1 × 3/4 लिख सकते हैं? डी वाला आ जाएगा। यस So, सर। so the correct answer is D. Is it clear? yes sir Yes. Next question. जी एक सर। एक मिलता जुलता हम क्वेश्चन ले आए, रेशनल फॉर्म में, रेशियो के फॉर्म में है। ठीक है, एलसीएम दे रखा है इसका 2400, तो उसका एचसीएफ क्या होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग। पेपर में ये आया नहीं है लेकिन मिलता जुलता है ये। ए होना चाहिए।
40। वेरी गुड, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है, जो भी आपके पास वैल्यू गिवन है उसका डायरेक्टली आप क्या करोगे, बोलो, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ गया 60, तो 60 आप इन सबको x के फॉर्म में लिख सकते हो, तो 60x हो गया, ये 60x इज इक्वल टू 2400, x इज इक्वल टू क्या हो गया, अपॉन में 60 करेंगे तो आंसर 40। 40 ठीक है, 40 तो यहाँ पर 40 आंसर सबका सही है बिल्कुल। सगुप्ता जी आपने डी दे दिया क्या? नहीं सर, पिछला पहले था, वाले है ना, का पिछला जी था। सर। श्वेता जी वेरी गुड, और अभिषेक जी के भी बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या है, 3 लेंथ दे रखी है, ध्यान दें, 3 लेंथ है, एक 7 मीटर, एक 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, एक 12 मीटर 95 सेंटीमीटर है। तो आपको वही चीज आ गई यहाँ पर, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, सबसे बड़ा पॉसिबल लेंथ क्या होगा कि एग्जैक्टली लेंथ इनको मेजर कर सके। सबको एक फॉर्म में कर लो ना गाइज, आसानी हो जाएगा। 700, 385 और 1295 लिख सकते हैं ना? हाँ जी बोलिए, सर, अब इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालेंगे ना। एचसीएफ निकाल लो। सही भी हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ निकालेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन वही है जो मैं आपको बता चुका हूं, जो कंसेप्ट पढ़ाया है उससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर वो कर लिया तो गारंटी दे रहा हूं आप लोग एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन में कभी भी नहीं फंसेंगे। अगला क्वेश्चन, 3 नंबर्स आपके सामने दिए हुए हैं। ठीक है, सपोज कीजिए एक्स वाई जेड 3 नंबर है, एक्स वाई जेड। इसने कहा है पहले दो का अगर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो 551 आ जा रहा है, और लास्ट के दो का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो 1073 1073 आ जा रहा है। तो वो तीनों संख्या का फिर x प्लस वाई प्लस जेड ये सम क्या होगा आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये कह रहा है तीनों संख्या का जोड़ क्या होगा ये आपको बताना है। बताइए। फाइव 551 एंड 1073 क्या करेंगे गाइज, हम लोग इनका एचसीएफ ले लेंगे। जब एचसीएफ लेंगे तो इसका एचसीएफ जो आएगा 29 आएगा। ठीक है, निकाल के देखना। तो एक तरह से y की वैल्यू हमारी आ गई 29। ठीक है, y की वैल्यू आई है ये 29, बीच वाली की वैल्यू। तो याद रखें जब x गुना में y जो है वो 551 है और हमारा y आ गया 29, तो क्या x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? ठीक है, निकल जाएगी सर। ठीक है, ये यहां से आ गया आपका x की वैल्यू 551 अपॉन में 29 कितना आएगा बताइए? 551 इंटू 29 जो भी है। ठीक है, यहां से हमारी x की वैल्यू आ गई और उसके बाद y ऑलरेडी है। अब z की वैल्यू निकालना हो तो क्या करेंगे, सेम y इंटू में z इज इक्वल टू कितना है 1073 y की वैल्यू वही 29 इंटू में z 1073। तो z की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, z इज इक्वल टू 1073 अपॉन में 29। तो तीनों वैल्यू आ तो गई, x की आ गई, y पहले ही आ गई थी, z की आ गई। तो तीनों वैल्यू का जोड़ आप कर दोगे तो जो जोड़ आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा। सर जो HCF आएगा हमेशा वो मिडिल वैल्यू रहेगी। हाँ, वो मिडिल वैल्यू मतलब जो भी पूछा, अगर मान लो आपका y ये यहाँ पे y की बजाय इन हाँ दोनों हाँ की जो बजाय भी। ये दोनों दे देता, ठीक, और ये नहीं दिया तो ये यहाँ पर x की वैल्यू आ जाती। जो नहीं है वही हो जाएगा वो। बस बस बस, जो नहीं है वो। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? बोलिए। यस सर। एचसीएफ और एलसीएम का जो कंसेप्ट है गाइस हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक यहाँ पर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब आप लोगों से डिस्कस करना है कुछ चीजें हैं, और उन चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं स्क्रीन को चेंज कर लूं। देखिए स्क्रीन शेयर हो रही होगी शायद, न्यू स्क्रीन अब आप लोगों को। एक्चुअली है क्या, सीसेट का पूरा सिलेबस है। ठीक है,
इस सिलेबस में मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको रीड करना है। बेसिक से कई बार होता है क्या है, हम लोग टाइम की वजह से क्लासेस नहीं ले पाते हैं, तो कौन सी चीज है जो आपको बेसिकली सबसे ज्यादा पढ़नी है, ठीक है, या किन चीजों पे आपको कंसंट्रेशन ज्यादा बनाना है ताकि कम टाइम में आपका रिवीजन अच्छा हो जाए, ठीक है, कम टाइम में आपका रिवीजन अच्छा हो जाए और आपके मार्क्स अच्छे हो जाए। क्योंकि अगर सीसेट ही हमारा क्लियर नहीं है तो जीएस पढ़ने का फायदा क्या। जीएस में अगर आपके अच्छे 90% आ गए, मान लो एक नॉर्मल वैसे आता नहीं है लेकिन इतनी परसेंटेज आ गई, लेकिन यहाँ पर सीसेट में आप 33% भी नहीं लाए तो उसका कोई फायदा नहीं। सीसेट एक ऐसा सिलेबस है, चाहो तो आप डेली सिर्फ एक एक टॉपिक भी करो तो आराम से एग्जाम तक आप लोग उसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। इसमें वही चीज आती है जो हम छठी क्लास से पढ़ते आते हैं, मैथ प्लस कॉम्प्रीहेंशन। रीजनिंग के भी कॉमन सेंस की चीजें हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया कि ये चीज यहां से अगर ऐसी है और उल्टा कर दिया तो उसका कौन सा किनारा होगा या कौन सा फेस दिखेगा, या आज जो एक तरह से घड़ी के सुई यहां से यहां पे है तो या मतलब ये सारी क्या है, एक तरह से मेंटलिटी की बात करता है और मैथमेटिकल बात करता है। ये चीज किसी ने समझ लिया तो हमारा सीसेट क्लियर हो जाता है। मैं आपको वो चीज पहले दिखाता हूं को हर साल जो सीसेट में पेपर में आते हैं कितने क्वेश्चन किस चीज के आए हैं। देखिए ध्यान दीजिए, 2020 के अंदर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के 25 क्वेश्चन आ गए हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के ही टोटल 25 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन आए हैं और इधर आपके लॉजिकल रीजनिंग के डिसीजन मेकिंग के 15 क्वेश्चन। तो देख सकते हैं अब की बार जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ज्यादा आया है। ऐसा नहीं है कि आप रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के पीछे पड़ जाओगे या फिर क्वांटिटी एप्टीट्यूड के पीछे पड़ जाओगे। 40 नंबर सबसे ज्यादा आती है भाई, 40 नंबर हम तो पास हो जाएंगे आसानी से, क्यों बाकी को छेड़े, इसे तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। फिर जब हम इसी से पास हो रहे हैं तो हम इसी को कर ले, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। 2019 का अगर आप उठा के देखेंगे तो 30 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से 26 ही आ गए, तो हो सकता है आपकी बार आप पेपर दे केवल 15 ही आ जाए जैसे 2014 में आया था, हो सकता है आपके 40 ही आ जाए या हो सकता है आपके 25 आ जाए। तो हमें जो लेके चलना है वो तीनों चीज को एक साथ एक लेवल में लेके चलना है, चाहे वो कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो एप्टीट्यूड हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग या लॉजिकल रीजनिंग। एक्चुअली होता है क्या, अक्सर लोग कॉम्प्रीहेंशन में मार खा जाते हैं, ठीक है। और कॉम्प्रीहेंशन बहुत मतलब यानी कि एक मार्किंग आप कह सकते हो टॉपिक है। अगर टॉपिक आपने वो हिंदी में भी कंसेप्ट दिया होता है और इंग्लिश में भी देता है, अगर आपका टॉपिक क्लियर है, ठीक है, अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया तो जो उसने क्वेश्चन पूछा है गद्यांश को या पद्यांश को पढ़ के जो आपको देना होता है आंसर, उस पैसेज को पढ़ के जो आंसर देना अगर उससे दे दिए तो आपकी मार्किंग वही बन जाती है। लेकिन बस इतना इसमें एक दिमाग का खेल है कि क्या खेल है, आपको उस कंसेप्ट को समझना है, ठीक है। इस बार 33 ही आएंगे एप्टीट्यूड के, चलिए देखते हैं राहुल जी। तो देखिए क्या बताया गया है एक्चुअली कि कॉम्प्रीहेंशन जो है, चाहो अगर होता क्या, कई लोगों को कॉम्प्रीहेंशन बहुत डिफिकल्ट लगता है, कहते हैं सर इसमें क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता, क्योंकि कई बार आंसर बना के लिखना पड़ता है, कई बार उसके सेम सिनोनिमस मीनिंग्स निकाल के देने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो कहते हैं कि कई बार सर इसमें मिलता ही नहीं है या उस पैसे से बाहर है, तो ये चीजें भी बहुत देखने के। अगर ऐसा आपके साथ है गाइज, अगर ऐसा आपके साथ है तो प्रैक्टिस कीजिए कॉम्प्रीहेंशन की, फिर भी अगर नहीं हो पाया है, लास्ट में आपके एग्जाम में सिर्फ 2-3 दिन या 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन बचे हैं, तो इस टॉपिक को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि आप 7 दिन में कॉम्प्रीहेंशन कभी भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसको समझने के लिए, इस चीज के लिए कम से कम आपकी 1 से 1.5 महीने की मेहनत चाहिए कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए, तब आप कॉम्प्रीहेंशन का जो टॉपिक है वो कर पाएंगे। रही बात क्वांटिटी एप्टीट्यूड की, तो इसमें कुछ टॉपिक है, इनके कुछ टॉपिक है, इसके कुछ टॉपिक है। टॉपिक क्या है एक्चुअली, जैसे कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करूं या लॉजिकल डिसीजन मेकिंग की बात करूं, तो इनमें जो टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपको कौन सा टॉपिक करना है मैं वो बता दूंगा कि इस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक अबाउटेज में दूंगा आपको, फिक्सेशन कभी इसमें नहीं है कि इसमें से 4 आ गए एलसीएम एचसीएफ में तो अगली बार भी 4 आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, फिक्सेशन नहीं है इसमें, ठीक है। मैं आपको बस एक अप्रोक्सीमेटली बता सकता हूं कि हाँ इस चीज में से ये चीज आएगा और ये आपको ज्यादा करना है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर साफ साफ आप लोगों को दिख रहा है कि हर साल जो है, एक मिनट गाइस मैं इसे क्लियर कर देता हूं, हाँ यहाँ पर हमें साफ साफ दिख रहा है कि हर साल जो है हर में से क्वेश्चन लगभग देखा जाए तो इक्वल ही है। आप किसे लेंगे अब ज्यादा, मान लीजिए कभी आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंपॉर्टेंस दिया, 30 क्वेश्चन आ गए,
तो देखा तो कई बार कभी इसके कम भी आए हैं, 25 भी आए हैं, आपकी बारी देख लीजिए, ठीक है। कभी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 40 आए हैं तो इसके कम भी आए हैं, 15 ही आए हैं। कभी इसके रीजनिंग के फालतू आ गए, ठीक है, 28, 29, 24। तो ये चीज हमारे यहाँ पर नहीं है, मेन है हमारी तैयारी। अब मैं आपको वो टॉपिक बताने चल रहा हूँ जो टॉपिक आपके लिए ये क्वांटिटी एप्टीट्यूड, ठीक है, और प्लस आपके लॉजिकल रीजनिंग, जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है और लॉजिकल रीजनिंग का है, इनमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट होंगे वो बता रहा हूं। सिलेबस आपके सामने है, ये सिलेबस भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा। जस्ट अ मिनट। अब देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन गाइस अगर समझ में नहीं आता तो कॉम्प्रिहेंशन को समझने के लिए इंग्लिश में भी आंसर, वो जो पैसेज होगा आपका इंग्लिश में भी होगा और हिंदी में भी होगा। अगर इंग्लिश आपको समझ में नहीं आता है तो वहां पर हिंदी में उसका मीनिंग देख के आप उसे पैसेज को अच्छे से, पैराग्राफ को अच्छे से आप समझ सकते हो और अपना आंसर दे सकते हैं। तो ये तो कॉम्प्रिहेंशन की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, जो क्रिटिकल रीजनिंग और एनालॉजीज है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। यहां से चलते हैं लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी। क्या है लॉजिकल रीजनिंग? रीजनिंग का तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता है, जैसे कि आप लोगों ने किया था, क्यूब के क्वेश्चन किए थे, ठीक है, डायरेक्शन के आते हैं, ब्लड रिलेशन के जो हो गए, ठीक है, पजल वाले हो गए। तो ये सारे क्या है, ये रीजनिंग, मतलब एक तरह से दिमाग वाला क्वेश्चन, ठीक है। मैथमेटिकल तो होगा ही, लेकिन आप सिर्फ एक दिमाग लगा के, कॉमन सेंस लगा के उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, उसी को रीजनिंग एक तरह से कहा जाता है, ठीक है। रीजन आपको ढूंढना पड़ेगा, मतलब हो जाता है ना, कई बार ऐसे देते हैं कि भाई हमारे मामा के ताया या मामा के चाचा के भाई के भाभी की लड़की क्या लगेगी, इस टाइप से, वो रिलेशन क्या है, तो वो है रीजनिंग। उसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, उसमें मैथमेटिक्स आपकी कुछ काम नहीं करेगी, उसमें जोड़ घटा गुणा भाग कुछ काम नहीं करेगा। तो उसमें से आपको इंपॉर्टेंट क्या करना है, कौन से टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, मैं वो बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें जो करना है इंपॉर्टेंट, ठीक है, सबसे पहले आपको जो डायरेक्शन वाला है ये करना है, ब्लड रिलेशन है ये करना है। ब्लड रिलेशन से 100% एक या दो क्वेश्चन मिनिमम आपको मिलेंगे हर साल, ठीक है। ब्लड रिलेशन से, डायरेक्शन से आपको 100% मिलेंगे। आपको सीक्वेंस भी करना है, ठीक है, और इधर आपका एक रैंकिंग का करना है, ठीक है, और टीम फॉर्मेशन करना है। ये भी यहाँ पर अभी पूरे क्लासिफाई नहीं है गाइस, पूरी तरह से क्लासिफाई नहीं है टॉपिक। पूरी तरह से अगर क्लासिफाई करने की मैं बात करूं तो एक मिनट, दूसरी स्क्रीन आप लोगों के लिए शेयर करता हूं मैं। मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है ना वैसे? जी सर। जी जी सर। हाँ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अब आप लोगों को। ये देखिए, ये आपको मैं पहले भी भेज चुका हूँ, ठीक है, ध्यान दिया हो नहीं दिया हो आई डोंट नो, लेकिन ये देखिए रीजनिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारे, क्यूब एंड डाइस, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूं, जो नए बच्चे उनका दोबारा करवाया जाएगा। कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग डिकोडिंग भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन का मैंने अभी बताया, ठीक है। सिमेंटिक सीरीज उतनी खास नहीं आती है। ब्लड रिलेशन आपको जरूर करना है। काउंटिंग ऑफ फिगर्स एंड पजल्स, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सिलोलिज्म ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इसमें से हर साल क्वेश्चन आते हैं मैं वो चीज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसी में अगर हम लोग नीचे चले, आपका क्लॉक का इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मिशन नंबर इंपॉर्टेंट है। ये चीजें जो मैंने अभी इंपॉर्टेंट बताया, वो चीज आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कैसे भी किसी हालत में आपको करना ही करना है। इसमें से क्वेश्चन कंफर्मली आपके आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, और एग्जाम होने में कोई ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ हमारे पास एक तरह से 1.5 ही महीना, मानिए 1.5 महीना है, 1.5 महीना भी नहीं, 1 ही महीना है बल्कि, ठीक है। अगला है आपका मैथमेटिकल, जो टॉपिक लगभग हमारा मैथ का सिलेबस जो है मैं मोस्टली लगभग हाफ से ऊपर करा चुका हूं। क्या क्या है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, ठीक है, एवरेज, रेशो और परसेंटेज। सबसे ज्यादा जो है इनमें इंपॉर्टेंट क्या है आपका, परसेंटेज का, रेशो का, ठीक है। आपके एलसीएम और एचसीएफ का कई बार आता है, कई बार नहीं आता, ऐसा है। इसका एलसीएम और एचसीएफ का कई बार, ये 3-4 सालों से कंटिन्यू वैसे आ रहा है, लेकिन इससे पहले बीच में नहीं भी आया था, ऐसा भी है, ठीक है।
स्पीड टाइम डिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पीड टाइम डिस्टेंस में ही आपका बोट और स्ट्रीम्स का भी आ जाता है, टाइम वर्क में। ये तीनों, ये जो तीनों है, स्पीड टाइम एंड वर्क, ये इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और हर साल इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और इधर से ही हम लोग चलते हैं पाइप्स का भी, ये मैं आपको बता चुका हूं, वैसे ये एक अलग से भी टॉपिक है, ठीक है। इधर आपका प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और इधर नंबर सिस्टम, ये इंपॉर्टेंट है। तो इनमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे मान लीजिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन से कई बार नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं बात करूं इधर प्रॉफिट लॉस से भी कई बार नहीं आता है, ऐसा भी हुआ है। और बात करता हूं मैं, तो आपका रेशियो प्रोपोर्शंस क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है। एवरेज से भी कई बार ऐसा हुआ नहीं आया, लेकिन एवरेज से मोस्टली आया है। अगर मैं बात करूं 10% या 20% ही नहीं के ना के बराबर आया है, ठीक है। तो ये हमारा सिलेबस है कंप्लीटली, और इस सिलेबस में से मैं आप लोगों को मैथ के अंदर क्या करवा चुका हूं, मैथमेटिकल में अगर मैं बात करूं तो इधर मैं परसेंटेज क्लियर करवा चुका हूं, रेशियो हमारा हो चुका है, प्रॉब्लम ऑन एजेस क्या हो चुका है, यस सर। ठीक है, एवरेज भी हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं हुआ। इधर आपका स्पीड टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, और आपका बोर्ड स्ट्रीम का एक रह रहा है, टाइम एंड वर्क हो चुका है हमारा। और इधर आपका नीचे, मतलब देखिए हमारे जो टॉपिक बच रहे हैं, वो टॉपिक कितने बच रहे हैं, लगभग 3 या 4 जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ के अंदर, ठीक है। कोई उतने खास नहीं, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट थे वो टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूं। तो जो टॉपिक अब कल से जो हमारा सीसेट होगा, या कल से या कल तो लगेगी ही सीसेट की क्लास, तो कल से जो सीसेट होगा वो आप लोगों के हिसाब से चलेगा। आप लोग अगर कहते हैं कि सर हमें कॉम्प्रिहेंशन करवाइए, तो कॉम्प्रिहेंशन स्टार्ट होगा। आप लोग कहते हैं कि सर हमें रीजनिंग करवाइए, रीजनिंग स्टार्ट होगा। आप लोग कहते हैं सर मैथ को पूरा करवाइए, तो मैथ करवाया जाएगा। और कल से थोड़ा सा कंसेप्ट भी चेंज किया जा रहा है, तरीका भी चेंज किया जा रहा है, और पैटर्न भी चेंज किया जा रहा है। कैसे? आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवाऊंगा, तो उसके क्वेश्चन मतलब यानी कि कुछ करवाऊंगा, कुछ घर से दूंगा डेली बेसिस पे, ठीक है। और अगर आप लोग उस क्वेश्चन को नहीं करते हैं डेली बेसिस पे, तो एक क्लास के सब्जेक्ट कवर जैसे हमें 10th तक मिलता है ना, कि हर सब्जेक्ट में हिंदी में आज ये काम मिला, इंग्लिश में ये काम मिला, उसे डेली करते हैं हम लोग, इसे भी आप लोग डेली की हैबिट बनाइए। नहीं तो होता है कि आज मैं वैसे आप लोगों को क्यूब का, क्लॉक का, कैलेंडर का करवा चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता सबको कैलेंडर का क्लियर होगा अब तक, या क्यूब याद होगा। काफी लोग ऐसे होंगे जो भूल भी गए होंगे। क्यों? क्योंकि हमने उनकी प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप लोग मुझे बता दीजिए कि कल से सभी डिसाइड कर लीजिए, आपस में यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि कल से कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो बेस्ट होगा। आज का टॉपिक जो है वैसे एलसीएम एचसीएफ में आपको पूरा करा चुका है,